नमस्कार निवेशकों, इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के एक नए अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन तथा गणतंत्र दिवस की विशेष शुभकामनाएं। जैसा कि पिछले सप्ताह हमने देखा, डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए के 47वें प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण की और उसके बाद ताबड़तोड़ निर्णय लिए, जिससे वहाँ के स्टॉक मार्केट्स ने बड़ा एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जाहिर किया और अब वहाँ का प्रमुख सूचकांक डाउ जोन्स अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 1 से 2% ही नीचे है। आने वाले सप्ताह में कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होने वाले हैं। सबसे पहले तो यूएस में फेडरल रिजर्व की मीटिंग रहेगी 28 और 29 जनवरी को, और डोनाल्ड ट्रंप की ओर से फेडरल रिजर्व पर दबाव बनाया जा रहा है कि रेट कट किया जाए। तो देखते हैं उसकी कितनी संभावनाएं बनती हैं। और हमारे बाज़ारों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन रहेगा 1 फरवरी का, शनिवार का दिन। तो उस दिन बाज़ार खुलेंगे जिस दिन हमारा 2025-26 का यूनियन बजट प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि बजट में अब वो उत्साह नहीं रह गया है, क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जीएसटी के दायरे में आ गए हैं और जीएसटी काउंसिल समय समय पर निर्णय लेती रहती है। तो बजट में आम मर्रा की चीज़ों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस के मामले में इनकम टैक्स से रिलेटेड और कुछ पॉलिसी स्टेटमेंट्स जो बजट में अनाउंस की जाती हैं, उसका स्टॉक मार्केट बड़ी गहनी से उसका विश्लेषण करता है और उसके अनुसार अपने आगे की रणनीति बनाता है। देश में बजट की प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है और बजट प्रस्तुत करने से लगभग 1.5-2 महीने पहले से ही वित्त मंत्री द्वारा समाज के विभिन्न लोगों से और इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट से और फिकी या इस तरह के और ग्रुप्स के साथ बातचीत की जाती है। और बजट का अंतिम दौर सप्ताह भर पहले आरंभ होता है, जब फाइनेंस मिनिस्टर अपने सहयोगियों को, जो बजट में भागीदार हैं, उनको हलवा परोसती हैं। ये बड़ा एक रोचक तथ्य है कि 1950 में जब भारत का बजट प्रस्तुत किया गया था, तो उसमें कुछ सूचनाएं लीक हो गई थी। तब से एक ये निर्णय लिया गया कि जो लोग बजट से करीबी रूप से जुड़े हुए हैं, वे सब बजट को अंतिम रूप देने के लिए किसी बाहरी दबाव में ना आए। तो यहाँ से उनका एक लॉक इन पीरियड आरंभ हो जाता है। तो इस बार ये हलवा सेरेमनी 24 जनवरी को संपन्न की गई और उसके बाद से बजट की गहमा गहमी जो फाइनल टचेस उसको दिए जाने हैं, उसकी प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। ये हलवा सेरेमनी जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के कार्यालय नॉर्थ ब्लॉक में होती है और बजट की प्रिंटिंग भी वहीं पर होती है। तो बजट से जुड़े हुए तमाम अधिकारी, मिनिस्टर आदि एक बंद कमरे में ये सब मंत्रणाएं करते हैं और उनका बाहरी दुनिया से उनको एक तरह से काट दिया जाता है, जब तक कि कैबिनेट द्वारा बजट को मंजूरी ना दी जाए। तो निवेशकों के लिए क्या कुछ विशेष हो सकता है इस बार के बजट में, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। क्या निवेशकों को एक ड्रीम बजट मिलेगा? ड्रीम बजट की क्या परिभाषा है? 1997 यानी 1997 में तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा प्रस्तुत किया गया, पी चिदम्बरम तत्कालीन वित्त मंत्री थे, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट को ड्रीम बजट की संज्ञा दी गई थी। उसमें क्या विशेष उन्होंने किया था कि उस समय जो डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स के रेट्स थे वो बहुत हाई थे और एक झटके में अधिकतम इनकम टैक्स की दर 40% से घटाकर
30% कर दी गई थी, जिससे छोटे निवेशकों को बहुत फायदा मिला था। इसके बाद यूं कहें तो वो बजट में तो एक निर्णय नहीं आया था, पर एक कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए एक ड्रीम अनाउंसमेंट हुआ था जब दूसरी बार भाजपा की सरकार 2019 में चुनकर आई थी। तो उस वर्ष के बजट में उन्होंने वायदा किया था कि वो जल्द ही इनकम टैक्स में एक बड़ा रिवैम्प करेंगे, और सितंबर 2019 में वित्त मंत्री द्वारा कुछ बड़े ऐलान किए गए, लेकिन वो कॉरपोरेट सेक्टर के लिए थे। जब कॉरपोरेट टैक्स को बड़े ही एक तरह से कहें तो बहुत बड़ी रियायत दी गई थी। कॉरपोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% और नई कंपनियों के लिए तो 25% से घटाकर 15% कर दिया गया। हालांकि 2020 में हमने कोविड से सामना किया, लेकिन कॉरपोरेट वर्ल्ड का बहुत बड़ा एक जो योगदान भारतीय इकोनॉमी में रहा। जब धीरे धीरे सिचुएशन ठीक हुई तो कॉरपोरेट वर्ल्ड ने अपना एक अच्छा योगदान दिया, क्योंकि टैक्स में बहुत बड़ी रिबेट मिले और उनके प्रॉफिट लगातार बढ़ते रहे, जिसको हमने स्टॉक मार्केट में बढ़ते हुए सूचकांक में भी देखा। परंतु आने वाले कुछ वर्षों में जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, यहाँ पर मैं थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि दो तरह के टैक्सेस किसी भी बजट में लगाए जाते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस जो आपकी इनकम आय पर लगते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो जीएसटी आदि जो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी आप खर्चा करते हैं उस पर लगते हैं, तो वो कहलाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसका जैसा मैंने पहले कहा कि अब जीएसटी काउंसिल के थ्रू ही सारा उसमें परिवर्तन लाए जाते हैं। तो बजट में मात्र डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स पर कुछ एक्शन देखा जा सकता है। कॉरपोरेट टैक्स घटाने के साथ 2019 में उस समय कॉरपोरेट टैक्स जो है कुल डायरेक्ट टैक्सेस का अधिकतम भाग भारत सरकार को देता था, लेकिन आज स्थिति विपरीत हो गई है। अगर हम देखें 2023-24 में जो कुल डायरेक्ट टैक्सेस से गवर्नमेंट ने रेवेन्यू अर्जित की, वो थी कुल 12,10,000 करोड़, जिसमें कॉरपोरेट टैक्स का शेयर था 42% और पर्सनल इनकम टैक्स का शेयर था 54.5%। बाकी 3.5% एसटीटी और दूसरे टैक्सेस से आता था। तो अब एक बहुत बड़ी मांग उठ रही है कि जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं उन पर टैक्स का भार बहुत बढ़ता जा रहा है। और हालांकि हम कह रहे हैं कि हमारी जीडीपी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और हम जल्द ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ एनॉमलीज हैं। आंकड़े बताते हैं कि हमारे यहाँ जो टैक्स पेयर्स हैं 2023-24 के वित्तीय वर्ष में 8.6 करोड़ रिटर्न्स फाइल किए गए, और उनमें से भी आधे से ज़्यादा ने जीरो टैक्स रिटर्न्स भरे। तो यानी हमारे यहाँ जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की संख्या है वो मात्र 3 से 3.5% ही है। और यही वो लोग हैं जिनके कंधों पर पूरे देश का दारोमदार है। अगर देखें तो ऊपर की जो स्लैब्स देखें तो हमारे यहाँ इनइक्वालिटी बहुत बढ़ रही है। हालांकि जीडीपी भी बढ़ी है, लेकिन हमारी पर कैपिटा इनकम उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के डाटा के अनुसार सन 2022 में भारत के टॉप 1% पॉपुलेशन भारत की जीडीपी का 23% कंट्रोल करती है, और जैसे जैसे बिलियनियर्स की संख्या भारत में बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि टॉप 1% अब 30% जीडीपी को कंट्रोल करते हैं, जो ये एक तरह से कहा जाए तो हाईएस्ट इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड का सूचकांक है। और देखा जाए तो हमारे यहाँ
बिलियनियर्स की संख्या, जिनकी नेटवर्थ 100 करोड़ से ऊपर है, इनकी संख्या 2024 में 185 तक पहुंच चुकी है, जो पिछले 10 वर्षों में 123% से बढ़ी है। इसके विपरीत भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं कि 80 करोड़ जनसंख्या को वह मुफ्त फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। 5 किलो अनाज उनको प्रति माह मुफ्त में दिया जाता है, जिससे टैक्स पेयर्स पर बहुत बड़ा दबाव बनता है। तो यानी समझना चाहिए कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या पॉवर्टी लाइन से नीचे जीने को मजबूर है। तो एक तरफ तो कॉरपोरेट टैक्स कम हो गए, उनका भार कम हो गया, और जो जिसे यूं कहा जाए तो मिडिल क्लास पर इतना बर्डन बढ़ता रहा कि उनका टैक्स प्रतिशत बहुत तेजी से बढ़ा। तो आज यही मिडिल क्लास वित्त मंत्री से एक ड्रीम बजट की गुजारिश कर रही है। अगर हम देखें तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे यहाँ निवेशकों की संख्या, डीमैट अकाउंट जितने खुले हुए थे 2019 में, उसकी संख्या थी 4 करोड़, और 2024 में आते आते आज हमारे पास 19 करोड़ डीमैट अकाउंट हैं। यानी कुछ डुप्लीकेट भी होंगे, तो कम से कम 15 करोड़ लोग स्टॉक मार्केट के थ्रू निवेश कर रहे हैं। और देखा जाए तो सन 2024 में मार्केट्स में आईपीओस के दौरान ही, आईपीओस के थ्रू ही 1,80,000 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। तो आज इसी इन्वेस्टर कम्युनिटी की दरकार है वित्त मंत्री से कि वो आगे आए, और जिस तरह से उन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर को बेनिफिट दिए हैं, आज पर्सनल इनकम टैक्स में एक अच्छा खासा प्रावधान इन रिटेल निवेशकों के लिए भी किया जाए, क्योंकि आज इसकी बहुत ज़रूरत है। इतना बड़ा निवेश मार्केट में हुआ है, रिटेल इन्वेस्टर्स की बनिस्बत हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार पैसा निकाल रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर लगातार मार्केट्स में पैसा डाल रहे हैं। ये जाहिर होता है कि जो कुल फंड्स इन्वेस्टेड हैं, म्यूचुअल फंड एसआईपीज में दिसंबर महीने में रिकॉर्ड 26,500 करोड़ रिटेल निवेशकों द्वारा निवेशित किया गया है, और पूरे फाइनेंशियल ईयर में ये संख्या लगभग 3 लाख करोड़ के करीब पहुंच सकती है। तो यदि भारत सरकार को अपनी साख बचानी है तो रिटेल इन्वेस्टर्स को इस बार इनकम टैक्स में अच्छा खासा बेनिफिट दिया जाना चाहिए, जिससे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिले। तभी स्टॉक मार्केट्स और हमारी जीडीपी आगे की ओर बढ़ पाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वित्तीय बजट 2025-26 का जो 1 फरवरी को आएगा, उसमें सरकार कुछ क्रांतिकारी कदम उठाएगी, और हमारी उम्मीद है कि जो बाजार पिछले 4 महीने से गिर रहे हैं, वो यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाने के लिए तैयार होंगे। तो साथियों, आज हमने बजट के कुछ रोचक पहलुओं पर चर्चा की। बजट से पहले हम उन विशेष प्रावधानों पर भी विचार विमर्श करेंगे और देखेंगे कि कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, और बजट में क्या क्या करने से भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है, उस पर चर्चा करेंगे, जो आप सब निवेशकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अंत में निवेदन, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बजट से संबंधित अपने विचार आप हमें लिख भेजें कमेंट बॉक्स में, और यदि आज का कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी करें। आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे बजट पर पुनः एक
नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।